आप भी हम लोग यहाँ कब तक रहेंगे? मुझे यहाँ अच्छा नहीं लगता। पहले चाची कितना हम लोगों से प्यार करती थी। नैना और मैना भी हमारे साथ खेलती थी, इतने प्यार से बात कर रहे थे सब, और चाचू को तो हम लोगों में जान थी। मगर आप ही जब से अम्मू अब्बू इस दुनिया से गए हैं, सब लोगों ने आँखें माथे पर रख ली हैं। सब लोग बदल गए हैं, कोई भी हमसे प्यार नहीं करता। मैं यहाँ नहीं रहूँगी। आप ही यहाँ से दूर चलो, मुझे कहीं ले चलो। ऐमन रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझे यहाँ से जाने पर मजबूर कर रही थी, और मैं चेहरे पर बेबसी लिए उसे देखे जा रही थी। कैसी बातें कर रही हुई ऐमन, हम लोग यहाँ से चले गए तो कहाँ जाएँगे? ये दुनिया बहुत ज़ालिम है, बहुत बुरी है। तुम नहीं जानती कि बाहर की ज़ालिम दुनिया में सालम निकल जाएगी। इस घर में सबके रवैये जैसे भी सही, मगर हमारी इज़्ज़त यहाँ पर महफूज़ है। अब तुम रोना बंद करो और खुद हालात के मुताबिक ढालने की कोशिश करो, सब ठीक हो जाएगा। मैं उसे गले से लगाए मुसलसल दिलासा दे रही थी। खुद मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मुझे खुद भी सब लोगों का रवैया बहुत बुरा लगता था। जब अम्मी-अब्बू की वफ़ात के बाद मैं इस घर में आई थी, तो शुरू-शुरू में तो सब लोगों ने हम दोनों बहनों के साथ बहुत अच्छा रवैया रखा था। हमें अम्मी-अब्बू की कमी का एहसास ना होने दिया, इसलिए सब लोग ही हमारा बहुत ख़्याल रखते थे। चचा तो आगे-पीछे फिरते थे, और चच्ची की तो गोया हम दोनों बहनों में जान थी। मैं इस वजह से मुतमईन थी कि अब आगे की ज़िंदगी भी आसान गुज़रेगी, और ये लोग हमें किसी किस्म की कमी-पेशी का एहसास नहीं होने देंगे। मगर जब चचा ने इन कागज़ात पर दस्तखत करवा लिए, तो उसके बाद उनका रवैया बदल गया। अगर मुझे ज़रा-सा भी अंदाज़ा होता कि वो दस्तखत मेरी पूरी ज़िंदगी को यूँ बदल देंगे, मेरी और बहन की खुशियों को दाँव पर लगा देंगे, तो मैं कभी भी इन कागज़ात पर दस्तखत ना करती। मगर अब क्या हो सकता था? मुझसे गलती हो गई थी, और अब मैं जितना भी पछताती, इस गलती को सुधार नहीं सकती थी। अगले दिन सुबह सवेरे ही चची ने कमरे का दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से बजाना शुरू कर दिया था। सारा बाहर निकलो। मैं घबरा कर उठ बैठी, ऐमन की तरफ देखा, वो बेखबर नींद से सो रही थी। इन दिनों उसके स्कूल की छुट्टियां थी, इसलिए वो सुबह देर तक आराम से सोती रहती थी, और मैंने उसे कभी नहीं उठाया था। बाहर आई तो चची मुझे खूनख्वार नजरों से देख रही थी। पूरा घर उल्टा पड़ा है, हर तरफ गंद फैला हुआ है। हमारे कुछ मेहमान आने वाले हैं, इसलिए घर को सुबह सुबह साफ कर दो। मगर चची शब्बो कहाँ है? आज नहीं आई। मैंने शब्बू का नाम लिया, जो उस घर की पुरानी मुलाजमा थी। चची के लबों पर जहरीली मुस्कुराहट फैल गई थी। मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया। शब्बू के साथ साथ जमीला भी काम से चली गई। अब सारा काम तुमने करना है। अगर अकेले नहीं कर सकते तो अपनी बहन को भी अपने साथ में ला लो। मैं फटी फटी आंखों से चच्ची को देख रही थी। वो इतनी जालिम कैसे हो सकती थी? हम दोनों बहनों के ऊपर इतना जुल्म कैसे कर सकती हैं? वो कि मेरे लिए काम इतना मुश्किल नहीं था। घर में नौकर चाकर होने के बावजूद भी माँ ने मुझे सब सिखाया था। खाना बनाना, सफाई करना। वो कहती थी कि लड़कियों को सारे काम आने चाहिए, और मैं अपना हर काम अपने हाथों से करने की आदी थी। मगर जिस तरह से चची मुझ पर हुक्म दे रही थी, वो अंदाज मुझे बुरा लगा था। उन्होंने जब दोबारा ऐमन का नाम लिया, तो मैं घबरा गई थी। ऐमन अभी बहुत छोटी थी। अभी मैं उसे इन जिम्मेदारी में नहीं डाल सकती थी। मैं अकेले सब कुछ कर लूंगी, बताइए क्या करना होगा? और चची चालाकी से मुस्कुराते हुए बाहर आ गई, और मुझे सारा काम समझाने लगी। सुबह से शाम हो गई थी, मैं बुरी तरह से थक गई थी। ऐमन मुझे देखती तो रोने के अंदाज में कहती, बाजी इतना काम कर रही हो, थक जाओगी। आखिर इस घर में चच्ची भी हैं, उनकी बेटियां भी हैं, वो तो किसी काम को हाथ नहीं लगा रही हैं। पहले तो नौकरियानें थी, मगर अब उन्होंने नौकरियानियों को भी निकाल दिया। बाजी हम उनके नौकर तो नहीं हैं। और मैंने उसे डांट कर खामोश करवा दिया था। ये हमारा अपना घर है, अब हम इस घर में रह रहे हैं, तो इस घर के काम तो करने पड़ेंगे ना। तुम इन सब बातों को मत सोचो, कमरे में जाओ, पढ़ाई करो। मैं थोड़ी देर में कमरे में आ जाती हूँ। मैंने उसे बहला फुसला कर कमरे भेजा था। इन्हीं दोनों घर में एक लड़का आया था, जो मुझसे उम्र में लगभग 5-7 साल बड़ा था। जिस दिन वो घर आया, तो उस वक्त मैं अकेली थी। दरवाज़ा खोला तो इस धाती को देखकर मैं घबरा गई। दरवाज़ा बंद करने लगी तो उसने मुझे रोक दिया। कहने लगा, मुझे तुम्हारे मालिक से मिलना है। उसकी आंखें बहुत अजीब थी, अंदाज ज़रूरत से ज़्यादा अजीब, बिल्कुल लठ मार अंदाज में बात कर रहा था, जैसे उसने कभी स्कूल की शक्ल तक ना देखी। मैंने उसे बताया, चाचू घर पर नहीं है, जब आएंगे तो मैंने तुम्हारे बारे में बता दूंगी। अगर कोई पैगाम है तो बता दो। मेरी बात सुनकर वो चौंका। चाचू क्या, इस घर के मालिक तुम्हारे चचा हैं? उसने मेरे हुलिये पर तनकीदी नजर डाली। उस वक्त मैं पुराने कपड़ों में मलबूस थी, घर की सफाई सुथराई कर रही थी, इसलिए कपड़े भी हाथ से मैले कुचैले हुए थे। मैंने मुख्तरम उससे बात की, और दरवाज़ा बंद करना चाहा तो कहने लगा, मुझे सर्वेंट क्वार्टर में कहीं बिठा दो, मैं तुम्हारे लिए कोई मसला नहीं खड़ा करूंगा। मगर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैं ऐसे किसी अजनबी को घर में कैसे घुसा सकती थी, जबकि घर में मैं अकेली थी।
शाम को चाचू घर आए तो वो लड़का फिर आ गया। इस बार भी दरवाज़ा मैंने ही खोला था। कहने लगा, अपने चाचू को बुलाओ, मुझे उनसे बात करनी है। चाचू वहाँ पर आए तो उनके चेहरे के तासरात नागवार थे। वो कहने लगा, मुझे उम्मीद है कि आप यहाँ तमाशा नहीं लगाना चाहेंगे। चाचू के चेहरे पर वाज़ेह घबराहट थी। उनकी आंखों में ज़िंदगी में पहली बार मैंने जो परेशानी देखी तो मैं भी चौंक गई। न जाने वो लड़का कौन था, उसने ऐसा क्या कहा चाचू इतने परेशान हो गए थे। वो उसे लेकर एक कमरे में चले गई और फिर रात को जब मैं खाना लगा रही थी तब मैंने देखा कि वो लड़का भी चाचू के साथ दस्तरखान पर बैठा खाना खा रहा था। मगर अब की बार उसका हुलिया बिल्कुल तब्दील हो चुका था। चाचू की तरह नफीस कपड़े पहने हुए, बालों का अच्छा स्टाइल और शेप बनाए, वो देखने में बहुत निखरा निखरा और सुबह के हुलिये से काफ़ी मुख्तलिफ लग रहा था। मैं हैरान थी कि चाचू ने इस अजनबी को इस तरह घर में क्यों घुसा लिया, जबकि इस घर में गैर लोगों को दाखिल करने का रिवाज नहीं था। मैंने इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा। वैसे भी जी मेरा दर्द सार नहीं था। मैं तो उसी परेशानी में थी कि इस तरह से जायदाद वापस लूँ। अपने वकील अंकल से बात करना चाहती थी, मगर मसला ये था कि चाचू ने मेरा मोबाइल ले लिया था। मेरे पास डायरी में नंबर दर्ज थे। वो डायरी मैंने चाचू चाची से छुपा कर रखी थी। इस डायरी में वकील अंकल का नंबर था। मुझे मौके की तलाश थी कि किसी दिन मैं उनसे बात कर सकूँ, क्योंकि लैंडलाइन फ़ोन पर भी चाची हर वक्त कड़ी नज़र रखती थी। और फिर एक दिन मुझे मौका मिल गया। उस दिन चाची फ़ोन पर लॉक लगाना भूल गई थी। वो उस वक्त अपने कमरे में नहा रहे थे। जब मैंने फ़ोन को देखा तो जल्दी से वकील अंकल का नंबर मिलाया। दूसरी बेल पर उन्होंने कॉल उठा ली थी। अंकल, मैं हूँ सारा, मुझे आपसे बात करनी है। वो मेरी आवाज़ से मुझे पहचान गए थे। अरे बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? मैंने तुम्हें कितना तलाश किया। तुमसे और तुम्हारी बहन से कोई बात नहीं हो सकी तो तुम्हारे चाचू ने कहा कि तुम दोनों को उन्होंने बाहर भिजवा दिया है। मैं जो इस वजूद पर हक्का बक्का रह गई थी। अब उनसे अपना मसला बयान करने ही लगी थी कि चाची वहाँ पर आ गई। उन्होंने फ़ोन मेरे हाथ से छीन लिया। उनके चेहरे का रंग बदल गया था। फिर उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया। उसी वक्त चाचू भी घर आ गए। मैं नहीं जानती थी कि इन दोनों के दरमियान क्या खिचड़ी पकी थी। चाचू मुझे कहने लगे कि अगर तुमने वकील से कोई बात की तो मैं तुम्हें और तुम्हारी बहन को जान से मार दूंगा। ये जायदाद तो मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें वापस नहीं करूंगा। अगर अपनी और अपनी बहन की ज़िंदगी चाहती हो तो खामोश हो जाओ। जो मैं कहता हूँ वो करो। मुझे अपनी परवाह नहीं थी, बस अपनी बहन की परवाह थी। शाम को जब वो वकील अंकल आए तो उनके साथ पुलिस के एहलकार भी थे। मेरा बहुत दिल चाहा कि मैं इन्हें सच बताऊं, मगर फिर मैं चाचू की धमकी सुनकर डर गई थी। और फिर मैंने वही कहा जो चाचू ने मुझे सिखाया था। सब लोगों के सामने मैंने अपनी सारी जायदाद और अपना कारोबार चाचू के नाम कर दिया था। चाचू फातहाना हंसी से मुस्कुराते रहे। वकील अंकल मुझे अफसोस से देखते रहे। कहने लगे, बेटा, अगर मुझ पर एतवार किया होता तो जिंदगी ना देखना पड़ते। तुमने अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है। अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे। मुझे तुम्हारी बहुत फ़िक्र रहेगी। वो रस्मी कलमात अदा करके वहाँ से चले गए थे और मैं अमन को लेकर अपने कमरे में आ गई थी। आधी रात का वक़्त था जब दरवाज़ा ज़ोर-ज़ोर से खटखटाने की आवाज़ मेरी आँख खुली थी। बाहर आकर देखो तो चाचू और चाची बाहर खड़े थे। कहने लगे, अपना सारा ज़रूरी सामान समेटो और यहाँ से निकलने की करो। आज के बाद तुम लोगों को इस घर में नहीं रख सकता। मैं बुरी तरह से परेशान थी, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ? आधी रात को अगर बहन को लेकर बाहर गई तो बाहर सारे इंसानी शक्ल में भेड़िया होंगे जो हम लोगों को नोच कर खा जाएँगे। चाचू, हम पर रहम करें, हम कहाँ जाएँगे? हम आपका खून है, आपकी भतीजी हैं। मगर उनका तो जैसे खून सफ़ेद हो गया था। चाचू के लहजे में मौजूद सख्ती किसी चट्टान की तरह मेरे हौसलों से टकरा रही थी। उनकी आँखें, जिनमें कभी शफ़क़त की हल्की सी रमक हुआ करती थी, अब बिल्कुल सपाट बेहिस हो चुकी थी। चाची ने गुस्से से मेरा बाजू पकड़ा और कमरे की तरफ धक्का देते हुए बोली, जो कहा वो सुना नहीं? अपना बोरिया बिस्तर गोल करो, दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इससे पहले कि मैं पुलिस बुलाकर तुम लोगों को धक्के देकर बाहर निकलवाऊँगी। मैं सुन खड़ी थी। मेरा दिमाग मफलूज हो चुका था। आधी रात का वक्त, सुनसान सड़कें और मेरे साथ मेरी मासूम बहन अमन जो अभी ठीक से जागी भी नहीं थी। मैंने लरजते हाथ से अलमारी खोली। चंद जोड़े कपड़े, अम्मी की दी हुई एक पुरानी चादर, अब्बू की घड़ी, यही कुल कायनात थी जो मैं समेट सकी। अमन की आंखों में खौफ था। वो बार बार मेरा पल्लू पकड़कर पूछ रही थी, आप ही हम कहाँ जा रहे हैं? चाचू हमें क्यों निकाले? मेरे पास इसके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं था। जब हम हाल में पहुंचे तो चाचा ने बड़े ही जालमाना तरीके से हमारा छोटा सा बैग उठाकर सीन में फेंक दिया और फिर हमारा हाथ पकड़कर हमें बैरूनी गेट की तरफ घसीटा। आज के बाद इस घर की तरफ मुड़कर भी मत देखना। जो जायदाद तुम्हारी थी वो अब मेरी है। तुम लोगों ने जहाँ रहकर बहुत ऐश कर ली, अब जाओ बाहर की दुनिया का मजा चखो। बारी गेट के बंद होने की आवाज़ किसी धमाके की तरह मेरे कानों में गूंजी। हम दोनों बहनें सड़क की एक किनारे खड़ी थी जहाँ दूर दूर तक स्ट्रीट लाइट्स की मधुम रोशनी को सिवा कुछ नहीं था। सर्द हवा के झोंके जिस्म में तराजू हो रहे थे।
ऐमन सिसकियां भरने लगी। अभी मुझे डर लग रहा है, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। मैं उसे अपने साथ खींच लिया, हालांकि मेरा अपना वजूद अंदर से टूट बिखर रहा था। हम अभी कुछ ही दूर चले थे कि पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। मेरा दिल हल्क में आ गया। क्या चचा ने हमें मारने के लिए किसको भेजा है, या कोई राह चलता भेड़िया हमारी बेबसी का फायदा उठाने आ रहा है? मैंने मुड़कर देखा तो वही लड़का था जो कुछ दिन पहले देहाती हुलिये में आया था और जिसे बाद में चचा ने घर में रख लिया था। उसके कदमों में एक अजीब सी तेजी थी और चेहरे पर वही पुरस्कार तासरा। तो हमारे करीब आकर रुका। उसकी आंखें अब भी वैसी गहरी और नाकाबिले फहम थी। आधी रात को दो लड़कियां इस तरह सड़क पर खड़ी होंगी तो कोई भी इन्हें कच्चा चबा जाएगा। उसने अपने खुरदरे लहजे में कहा। मैं खौफ से एक कदम पीछे हटी। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या चचा ने तुम्हें भेजा? उसने एक गहरी सांस ली और गर्दन झटकार बोला, चचा ने नहीं भेजा, मैं खुद अपनी मर्जी से आया। मुझे पता था कि वो बुढ़ा तुम्हें निकाल देगा। आज रात तुम लोग कहाँ जाओगे? इस शहर में तुम्हारा कोई नहीं है, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें एक महफूज जगह ले चलता हूँ। मुझे इस पर बिल्कुल एतबार नहीं था। वो चचा का आदमी था, उसका अंदाज भी मशकूक था। नहीं, हम खुद चले जाएंगे, तुम वापस जाओ, मैंने हिम्मत जमा करके कहा। लेकिन वो वहीं खड़ा रहा। देखो लड़की, जिद करने का ये वक्त नहीं है। इस इलाके में आवारा गर्दों और जुराइम पेशा लोगों की कमी नहीं है। कम अज कम आज की रात के लिए मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अहमद ने खौफजदा होकर मेरा हाथ दबाया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। सड़क पर खड़े रहना खुदकशी के मुतरादिफ था। मैंने बेबसी से उसकी तरफ देखा और सर हिला दिया। वो आगे आगे चलने लगा और हम खामोशी से उसके पीछे चलने लगे। वो हमें शहर के एक पुराने और गुंजान आबाद इलाके की तरफ ले गया, जहाँ गलियां, तांग और मकानात एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए महसूस होते थे। आखिरकार वो एक बुसीदा से मकान के सामने रुका और दरवाजा खटखटाया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खोला, जिसके चेहरे पर जुर्नियों का जाल था, लेकिन आंखें काफी रोशन थी। उस लड़के ने उससे कहा और फिर हमें अंदर आने का इशारा किया। ये मेरी दादी है। उसने मुख्तसर तारुफ कराया। आज की रात तुम लोग यहाँ रहोगी, लेकिन याद रखना, यहाँ मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तुम्हें इस बुढ़िया के काम करने होंगे, इस घर की खिदमत करनी होगी। ये तुम्हारी पनाहगाह का किराया समझ लो। कल सुबह मैं आऊंगा और तुम्हें किसी और दूसरी जगह ले चलूंगा, जहाँ तुम मुश्किल रह सको। वो घर बहुत छोटा और तारीक था। वहाँ सिर्फ एक ही कमरा, एक छोटा सा सेन। बूढ़ी औरत ने वो कोने में बिछी एक पुरानी चटाई की तरफ इशारा किया और खुद बड़बड़ाती हुई अपने बिस्तर पर जा लेटी। हम दोनों बहनें एक दूसरे से चिमट कर इस चटाई पर बैठ गई। भूख और थकन से बुरा हाल था, लेकिन खौफ ने नींद उड़ा दी थी। वो लड़का बाहर सेन में एक कुर्सी डालकर बैठ गया। शायद वो हमारी पहरेदारी कर रहा था या फिर कुछ और सोच रहा था। पूरी रात मैंने जाग कर गुजारी। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो लड़का दोबारा नमूदार हुआ। उसका हुलिया अब फिर से कुछ बदला हुआ था, जैसे वो रात भर सोया ना हो। चलो तैयार हो जाओ, उसने सपाट लहजे में कहा। मैंने अमन को उठाया। हमने अपना मुख्तसर सामान उठाया और उसके पीछे चल पड़े। इस बार वो हमें एक कच्ची बस्ती की तरफ ले गया, जहाँ छोटे छोटे घर बने हुए थे। एक तंग गली के आखिर में एक बहुत ही छोटा सा घर था, जिसकी दीवारें कच्ची थी और छत पर टीन की चादरें पड़ी थी। उसने जेब से एक जंग आलूद चाबी निकाली और ताला खोला। आज से तुम यहाँ रहोगी, उसने अंदर दाखिल होते कहा। घर क्या था? बस एक छोटा सा कमरा और एक कोने में बनी छोटी सी किचन की जगह। फर्श कच्चा और दीवारों से सीमेंट जाता था, लेकिन मेरे लिए ये किसी कले से कम नहीं था, क्योंकि यहाँ कम अज कम चचा की गालियों और चची की नफरत अंगेज नजरें नहीं थी। जहाँ तुम्हें कोई तंग नहीं करेगा, उसने दरवाजे की चौखट पर खड़े होकर कहा। लेकिन याद रखना, बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। जहाँ से अकेले बाहर निकलने की कोशिश मत करना जब तक मैं ना कहूँ। मैंने उसे देखा। उसकी आंखों में अब भी वही लठ मार अंदाज था, लेकिन उसकी बातों में एक अजीब सी फिक्र झलक रही थी। तो मुझे सब हमारे लिए क्यों कर रहे हो? तुम तो चाचू के आदमी हो ना? मैंने आखिर पूछ ही लिया। वो तल्खी से मुस्कुराया। मैं किसका आदमी और क्यों कर रहा हूँ, मुझे जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। बस इतना समझ लो कि फिलहाल तुम्हारे पास मेरे सिवा कोई चारा नहीं है। ये कहकर वो मुड़ा और तेजी से गली में गायब हो गया। हमें एक बिल्कुल नई और अनजान जिंदगी के रहमो करम पर छोड़कर मैंने कमरे का जायजा लिया। धूल मट्टी हर जगह जमी हुई थी। अमर एक कोने में बैठकर खामोशी से दीवार को तक रही थी। उसकी आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे। मैंने उसे अपने करीब बुलाया और उसके सर पर हाथ रखा। अमर, अब हमें खुद को संभालना होगा, यहाँ कोई हमारी मदद करने नहीं आएगा। मैंने पास पड़े एक पुराने कपड़े से सफाई शुरू कर दी। जहन में हजारों सवालात गर्दिश कर रहे थे। वो लड़का कौन था? उसका चचा से क्या तो लगता? क्या वो वाकई हमारी मदद कर रहा था या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? और सबसे बढ़कर जी, एक अब हमारी जिंदगी कैसे गुजरेगी?
क्या मैं कभी अपना हक वापस ले सकूंगी? कच्ची दीवारों की बू और मिट्टी की खुशबू के दरमियान मैंने अपनी ज़िंदगी का नया बाब शुरू करने का अज़्म किया। मुझे नहीं मालूम था कि आगे क्या होने वाला, लेकिन एक बात तय थी कि अब मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगी। उस छोटे से घर में जहाँ रोशनी की सिर्फ एक पतली सी लकीर रोशनदान से अंदर आ रही थी, मैंने अपनी बहन की हिफाजत का अहद किया, चाहे इसकी कीमत कुछ भी हो। रात का अंधेरा छाने लगा था और बस्ती में रहने वाले लोगों की आवाज़ें मदम हो रही थी। मैंने दरवाज़ा अंदर से बंद किया और अहमद को बाजू में लेकर लेट गई और अपनी गुजरी हुई ज़िंदगी के बारे में सोचने लगी। वक़्त किसी बहते दरिया की तरह गुज़र रहा था। इस छोटे से कच्चे मकान में रहते हुए मुझे कई माह बीत गए थे। अब मैंने अपनी और अमन की बका के लिए एक करीबी गारमेंट्स फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था। वो ज़िंदगी जो कभी मखमल और रेशम में गुजरी थी, अब वो सोई धागे और मशीनों से शोर में गुम हो चुकी थी। लेकिन इस मेहनत में एक अजीब सी लज्जत थी। हलाल की कमाई और अपनी मेहनत का सुकून। वो पुरस्कार लड़का जिसका नाम मुझे अब तक मालूम नहीं था, गाहे बगाहे हमारी खबर लेने आता था। उसकी खामोशी, उसकी गहरी नज़रें हमेशा के लिए एक मुम्मा रही। वो मुझे डराता भी था और न जाने क्यों उसकी मौजूदगी में मुझे एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास भी होता था। एक शाम जब मैं फैक्ट्री से निकली तो मेरा दिल काबू में नहीं था। आज पूरे महीने की कड़ी मेहनत के बाद मुझे पहली बड़ी तनख्वाह मिली थी। नोटों की वो गड्डी मेरे पर्स में एक बोझ नहीं बल्कि मेरी उम्मीदों का मरकज़ थी। मैंने सोचा था कि आज मैं अमन के लिए उसके पसंद की नीली फ्राक लूँगी, इसके लिए ढेर सारे खिलौने मिठाई खरीदूंगी। मैं चाहती थी कि आज की रात एक छोटे से अंधेरे घर में खुशियों का दिया जले। मैं तेज़ कदमों से बाजार की तरफ बढ़ रही थी, जेन में खरीदारी की फहरिस्त तैयार थी और चेहरे पर एक तवील अरसे बाद मुस्कुराहट आई थी। अभी मैं शहर के एक पुराने चौक से गुजर रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक तरफ बैठी एक औरत पर पड़ी। वो फटे पुराने लिबास में मलबूस थी और उसकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था जिसका पैर खून से लथपथ था। बच्चा दर्द की शिद्दत से बेहाल था और उसकी सिसकियां सीधी मेरे दिल में तराजू हो रही थी। वो औरत हाथ फैलाकर वहां से गुजरने वाले हर शख्स से भीख मांग रही थी, लेकिन लोग उसे नज़रअंदाज करके आगे बढ़ रहे थे। खुदा के लिए मेरी मदद करो, मेरे बच्चे का एक्सीडेंट हो गया, उसे अस्पताल ले जाने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है, कोई रहम तो खाओ। उसकी आवाज़ में ऐसी बेबसी थी, मेरे कदम वहीं जम गए। मैंने अपने पर्स को मजबूती से थामा। ये वो पैसे थे जो मैंने दिन रात के एक करके कमाए थे। इन पैसों से एमन की खुशियाँ जुड़ी थी। लेकिन फिर मेरी नज़र उस जख्मी बच्चे पर पड़ी। उसकी तकलीफ देखकर मुझे अपना वक्त याद आ गया जब अम्मी अब्बू के इंतकाल के बाद मैं एमन सड़क पर भी यारों मददगार खड़े थे। अगर उस वक्त कोई हमारी मदद कर देता तो शायद हालात इतने बुरे ना होते। मैंने एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा, अपना पर्स खोला और वो तमाम पैसे जो मैंने एमन के लिए जमा किए थे इस औरत के सामने रख दिए। वो औरत हक्का बक्का रह गई। उसने आंसू भरी नज़रों से मेरी तरफ देखा। बेटी, तुमने मेरी दुनिया ही बदल दी, अल्लाह तुम्हें इसका अजर देगा। मैं वहाँ से खाली हाथ लेकर हल्के दिल के साथ वापस मुड़ी। एमन के लिए कुछ ना ले पाने का दुख तो था, लेकिन एक माँ की ममता, एक बच्चे की ज़िंदगी बचाने का जो सुकून था, वो किसी भी फराग या मिठाई से बढ़कर था। मैंने सोचा खैर है, अगले महीने ले लूँगी, अल्लाह मालिक है। जब मैं अपने बस्ती की तंग गली में दाखिल हुई तो दूर से ही मुझे अपने घर के बाहर कुछ गैर मामूली हलचल महसूस हुई। मेरे दिल की धड़कन तेज़ हो गई। क्या चचा ने हमें ढूंढ लिया है? क्या वो हमें यहाँ से भी निकालना चाहते हैं? जब मैं घर के करीब पहुंची तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। घर के सामने पुलिस की 2 गाड़ियां खड़ी थी। मोहल्ले के लोग जमा थे और मेरा दिल डूबने लगा। मैं भागती हुई अंदर गई तो देखा कि सेन में चचा सर झुकाए बैठे थे। उनके साथ वही पुरस्कार लड़का खड़ा था और चंद पुलिस अफसरान कुछ कागजात देख रहे थे। एमन एक कोने में खड़ी सहम रही थी। जैसे ही चचा ने मुझे देखा वो अपनी जगह से उठे और लड़खड़ाते कदमों से मेरी तरफ आए। उनके चेहरे पर वो पुराना तकब्बर नहीं था बल्कि नदामत और खौफ के साए थे। सारा बेटा, मुझे माफ़ कर दो, चचा ने लरजती आवाज़ में कहा और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए। मैं शुशदर रह गई। मैंने तुम्हारे और अमन के साथ बहुत बड़ी ज्यादती की। ये तुम्हारी जायदाद के कागजात हैं, मैंने सब तुम्हारे नाम वापस कर दिए। मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ। मैंने हैरत से कभी चचा को देखा और कभी इस लड़के को जो एक पुरस्कार मुस्कुराहट के साथ मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में आज कोई डर नहीं था बल्कि एक फातिहाना चमक थी। पुलिस अफसर ने आगे बढ़कर कहा, बीबी, आपके चचा ने इतराफ़ कर लिया है, उन्होंने धोखाधड़ी से आपकी जायदाद हथिया ली थी। अब सब कानूनी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी है। जब पुलिस चचा को लेकर बाहर निकली तो मैं उस लड़के का रास्ता रोका। मेरा दिमाग घूम रहा था। ये सब क्या है? तुम कौन हो? तुमने ये सब कैसे किया? तुम्हारा इन सब से क्या ताल्लुक है? चचा ने इतनी आसानी से जायदाद कैसे वापस कर दी? उसने एक लंबी सांस ली, कुर्सी खींची और सुकून से बैठ गया। मेरा नाम हैदर है, उसने पहली बार अपना नाम बताया। और सारा, मैं तुम्हारे चचा का सगा बेटा हूँ। मेरी जुबान कोंक हो गई। बेटा, लेकिन चच्ची को तो सिर्फ 2 बेटियां हैं।
हैदर ने तल्खी से हंसते हुए कहा, हाँ लेकिन चच्ची तुम्हारे चचा की वाहद बीवी नहीं है। बरसों पहले तुम्हारे चचा ने हमारे गांव में मेरी माँ के साथ छुपकर शादी की थी। वो मेरी माँ को वहीं छोड़कर शहर आ गए और यहाँ एक नई जिंदगी शुरू कर ली। मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किलों से पाला, लेकिन वो हमेशा तुम्हारे चचा का नाम लेकर माला जपती रही। जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने अहद किया कि मैं अपने और अपनी माँ के हक के लिए शहर जाऊंगा। वो थोड़ी देर खामोश रहा, फिर दोबारा बोलना शुरू किया। जब मैं यहाँ आया तो मेरा इरादा सिर्फ अपना हक लेने का था। मैंने तुम्हारे चचा को ब्लैकमेल किया कि अगर उन्होंने मुझे और मेरी माँ को कबूल ना किया तो मैं उनका ये राज सबके सामने, खास तौर पर तुम्हारी चची के सामने फाश कर दूंगा। इसलिए उन्होंने डर कर मुझे अपने घर में रखा, लेकिन वहाँ रहकर मुझे मालूम हुआ वो सिर्फ मेरी माँ के गुनाहगार नहीं है, बल्कि उन्होंने तुम्हारे साथ भी बहुत बड़ा जुल्म किया। हैदर की आवाज़ में अब शिद्दत आ गई थी। जब मैंने देखा कि उन्होंने यतीम भतीजियों को घर से निकाल दिया तो मेरा खून खौल उठा। मैं उनके साथ काम करते हुए उनके काले धंधों और गैर कानूनी कामों के सबूत इकट्ठे करना शुरू कर दिए। वो स्मगलिंग, जमीनों पर कब्जे के कई मामलात में मुलव्वस थे। मैंने इन्हें धमकी दी, या तो वो तुम्हारी जायदाद इज्जत से वापस कर दें, वरना वो तमाम सबूत पुलिस को दे दूंगा, उनका खानदानी राज भी फाश कर दूंगा। मैं साकत खड़ी उसे सुन रही थी। वो इंसान जिसे मैं अब तक अपना दुश्मन या चचा का करिंदा समझ रही थी, वो दरअसल पसे पर्दा मेरी जंग लड़ रहा था। आज जो तुमने पुलिस देखी वो इसलिए थी कि मैंने अपना वायदा पूरा किया। तुम्हारी जायदाद अब तुम्हारी है और वो अपने किए की सजा भुगतने जेल जा चुके हैं। हैदर ने उठते हुए कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वो लठमार अंदाज नहीं था, बल्कि एक गहरी अपनाई थी। तुमने ये सब मेरे लिए क्यों किया? तुम तो अपना हक लेकर जा सकते थे, मैंने दबी आवाज में पूछा। हैदर ने मुस्कुराकर मेरी तरफ एक कदम बढ़ाया। पता नहीं सारा, शायद इसलिए कि मैंने तुम्हें करीब से देखा था। तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी अपनी बहन के लिए कुर्बानी, और तुम्हारा वो टूटा हुआ लेकिन मजबूत दिल, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई थी। मैं तुम्हें इस हाल में नहीं देख सकता था। कुछ ही दिन गुजरे थे कि हालात मुकम्मल बदल गए। मैं और अमर अपने पुराने घर वापस आ चुके थे, लेकिन इस बार ये घर सिर्फ दरो दीवार का मजमुआ नहीं था, बल्कि यहाँ सुकून था। हैदर ने अपनी माँ को भी गाँव से बुलवा लिया था। एक सादा सी तकरीब में मैं और हैदर निकाह के बंधन में बांध गए। आज जब मैं अपने घर के रोशन कमरे में बैठी थी, अमर अपनी नई नीली फ्रॉक पहनकर सेहन में खेल रही थी। हैदर कमरे में दाखिल हुआ और मेरे हाथ में वही पुरानी डायरी दी जो कभी मैंने छुपा कर रखी थी। अब तुम्हें किसी नंबर की तलाश में छुपने की जरूरत नहीं है सारा, उसने मोहब्बत से कहा। मैंने खिड़की से बाहर देखा। आसमान साफ था और परिंदे अपनी मंजिल की तरफ उड़ रहे थे। जिंदगी ने मुझे बहुत से जख्म दिए थे, लेकिन इन जख्मों का मरहम हैदर की सूरत में मिल गया था। मुझे एहसास हुआ कि जब इंसान दूसरों के लिए दिल में रहम रखता है, जैसे मैंने इस दिन इस जख्मी बच्चे की मदद की थी, तो खुदा खुद खुद उसके लिए आसानियां पैदा कर देता है। वो लड़का जो कभी एक अनजान देहाती बनकर आया था, आज मेरी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया था। सब कुछ ठीक हो गया था और हम एक नई और खुशहाल जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा चुके थे।